हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें टोटल हम 128 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको हमारे एक्सप्लेनेशन का तरीका पता ही है। हम एक क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग सकता है और 15 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। तो आपको क्वेश्चन की क्वांटिटी नहीं देखनी है, आपको क्वालिटी देखनी है। यानी चाहे हम मान लीजिए एक क्वेश्चन उठाएं और इसको 10 मिनट तक डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि 10 मिनट तक हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन के नंबर पे नहीं जाना है, ये देखना है कि हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख पाएं। हमको जो है यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप समझना। ये है हमारा 8x18। इस तरह से ये हमको एटम दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ूंगी और एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में दूंगी। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या दिया हुआ है हमको, 8x18। तो अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कभी भी आप देखिए, जो भी एटम्स होते हैं, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम एक्स से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ एक्स के जगह पे कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी आप यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, ये हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पे आपको, ये है हमारा क्या है, ये एलिमेंट, और ये है और ये है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट के बेस पे होता है, एलिमेंट के बेस पे जो होता है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो एलिमेंट के अपेक्स पे होता है, यानी जो इसके ऊपर होता है, जो इसके सिर पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्स जो है, इससे हम अपने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट के बेस पे जो है, उससे हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अपेक्स पे यानी इसके सिर पे जो है, उसको हम मास नंबर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो भी एलिमेंट इस तरह के होते हैं, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, ये है इसका एटॉमिक नंबर। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो हम बोलेंगे जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। क्या है, जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वही हमारा प्रोटॉन्स होता है। और अगर कोई हमसे पूछे मास नंबर क्या होता है, तो जितना यहाँ पे जितना उसका एटॉमिक नंबर है और जितना उसका न्यूट्रॉन्स है, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे निकालते हैं मास नंबर। क्या निकालते हैं, मास नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा हुआ है न्यूट्रॉन्स, तो हमसे यहाँ पे न्यूट्रॉन्स पूछा हुआ है और मास नंबर क्या है हमारा, ए, और एटॉमिक नंबर क्या है, जेड। तो अगर हमको न्यूट्रॉन्स बताना है तो हम क्या करेंगे, ए, यानी ये हमारा हो गया न्यूट्रॉन्स। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स। और अगर हमको न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मास नंबर में से इस एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस एटॉमिक नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी अगर आप सिंपली समझना चाहें तो आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे प्रोटॉन्स पूछा जाए तो आप बोलेंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है। अगर आपसे मास नंबर पूछा जाए तो जितना इसके सिर पे है वो इसका मास नंबर है। लेकिन अगर आपसे न्यूट्रॉन्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस जेड में से इस ए को माइनस कर देंगे, यानी ए माइनस जेड कर देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा एलिमेंट। इसके बेस पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। और इसके अपेक्स पे, इसके सिर पे जो है वो क्या है, मास नंबर। तो हमने क्या देखा, न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं, इस मास नंबर में से इसके एटॉमिक नंबर को माइनस करके। यानी अगर यहाँ पे हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, हम क्या करेंगे, 18 माइनस 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10।
लेकिन यहाँ पे याद रखना, हमने आपको क्या बताया, एटॉमिक नंबर इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये नियम तभी यहाँ पे हम ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब जो हमारा एलिमेंट है ये नॉर्मल स्टेट में है, यानी यहाँ पे कोई भी केटायन या फिर एनोयन प्रेजेंट नहीं है। क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हो गया मान लीजिए Na, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव आ गया, तो अब हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ये हमारा एलिमेंट जो है वो नॉर्मल स्टेट में है, यहाँ पे कोई भी केटायन या फिर एनोयन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी केटायन या फिर एनोयन होता है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पे कोई भी एनायन दे दिया जाए या फिर यहाँ पे केटॉन दे दिया जाए, तब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी केवीएस टीजीटी साइंस में पूछा गया था। तो चलिए वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं और ये दिखाते हैं किस तरह से वहां पे हम न्यूट्रॉन्स को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या होगा 10, यानी अगर हम एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को माइनस कर देते हैं तो आता है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है केवीएस टीजीटी में अभी पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है 50 SN2 + 119, यानी ये इसको हम बोलते हैं टिन, SN को क्या बोलते हैं टिन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, केटायन है, क्या है, केटायन है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या हो जाता, एनायन हो जाता। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन टिन आयन, यानी टिन आयन में यहाँ पे आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों बताने हैं। तो कभी आपसे न्यूट्रॉन पूछेगा, कभी इलेक्ट्रॉन, या फिर कभी तीनों ही पूछ लेगा, इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, हमने आपको क्या बताया, जो इसके बेस पे होता है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जो इसके सिर पे होता है वो होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। तो देखिए आपको प्रोटॉन्स फाइंड करना है, तो हमने आपको क्या बताया, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना है 50, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 50। तो देखिए 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो अगर आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे 50 प्रोटॉन्स यहाँ है, 50 प्रोटॉन्स यहाँ है, और आप देखेंगे 69 न्यूट्रॉन दोनों जगह है, यानी ये तो होगा ही। तो हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन्स फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, तो क्या आएगा हमारा, न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 119 माइनस 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 69 न्यूट्रॉन। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी यहाँ पे प्रोटॉन भी हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पे कोई भी एनायन या फिर केटायन ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे केटायन या फिर एनायन दे दिया तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव कब आता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएं या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ जाएं। तो जब भी यहाँ पे केटायन या फिर एनायनिक फॉर्म होगा तो यहाँ पे फर्क किस पे पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम है ही, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगा सकते, यानी ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 48 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, तो आप इसको याद रखना, अगर इस तरह से आपको एनायनिक या फिर केटायनिक फॉर्म दिया गया है तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप निगेटिव कर देंगे, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है SN2+, यानी 2+ है तो हमको 2 माइनस कर देना है, और किसमें से माइनस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए आप, या फिर मतलब मान लीजिए कि आप पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसमें से माइनस कर देंगे, या फिर आप डायरेक्टली क्या करिएगा, प्रोटॉन्स में से ही यहाँ पे माइनस या फिर प्लस कर दीजिएगा। तो प्रोटॉन्स हमारा कितना है 50, यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पे हम 2 माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड, यानी 50 प्रोटॉन्स हो गए, 69 न्यूट्रॉन्स हो गए, 48 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो अब आपसे ये चाहे नॉर्मल स्टेट में पूछ ले या फिर केटायनिक या फिर एनायनिक किसी भी फॉर्म में पूछ लें, इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फेनोमेना एट वेरी लो टेम्परेचर इज नोन एज, यानी यहाँ पे क्या है, बहुत कम तापमान पर घटनाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। अब देखिए जो साइंस सब्जेक्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूट वर्ड होते हैं, यानी साइंस की टर्मिनोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड, वो होता है हमारा क्रायो। क्या होता है, क्रायो। तो देखिए यहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर किसमें है, यहाँ पे क्रायोजेनिक्स, यानी पूछा जा रहा है मतलब स्टडी ऑफ फिनोमिना एट विच लो टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स। अब यहाँ पे देखिए रेप्रीजेनिक्स या फिर फ्रोजेनिक्स, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, साइटोजेनिक्स, साइटोजेनिक्स। अब देखिए साइटो वर्ड जहां भी आएगा तो आप इससे क्या समझेंगे, सेल। क्या समझेंगे, सेल। जैसे हम बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोजेनिक्स। इसी तरह से क्रायोजेनिक्स, यानी जब भी यहाँ पे लो टेम्परेचर की बात कहीं भी होगी पूरे साइंस में, वहां पे हम क्रायो वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, वहां पे आप देख लेना, मतलब एक लाइन से क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और साइंस में टर्मिनोलॉजी से आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, मिल्क जो होता है इसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो आप देखेंगे साइंस में कहीं भी मिल्क के लिए एक वर्ड यूज होता है और वो होता है लैक्ट। क्या होता है, लैक्ट। तो लैक्ट वर्ड जो है मिल्क के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपको नहीं पता कि मिल्क में कौन सी यहाँ पे सुक्रोज या फिर लैक्टोज या फिर ग्लैक्टोज क्या प्रेजेंट होता है, आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी पता है, यानी लैक्ट मिल्क को हम लैक्ट के मतलब मिल्क के लिए टर्मिनोलॉजी लैक्ट यूज होती है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे लैक्टोज होगा। क्या होगा, लैक्टोज। जैसे आप देखते हैं एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क मतलब यहाँ पे कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो क्या है, वो है हमारा लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो वहां पे भी देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, लैक्ट। क्या, लैक्ट, यानी लैक्टोबैसिलस। तो इस तरह से मतलब टर्मिनोलॉजी से हम बहुत सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ, यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघल कर तरल बन जाता है। यानी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आइस का एग्जांपल ले लीजिए, आइस है, वो जब मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसको मान लीजिए हम हीट करते हैं और जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे ले लीजिए सॉलिड, तो उसको जब हम हीट देंगे तो जिस हीट पे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ, ये मतलब ये किसका इंडिकेशन है, किसका सूचक है, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ रिपल्सन, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर साइज। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो यहाँ पे देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको और दो क्वेश्चन बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, यानी स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए वीकेस्ट यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, तो आप बताएंगे लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या होता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो इसको आप जो है नोट कर लेना। तो अब देखिए जितने भी यहाँ पे मतलब फिजिकल यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितना ज्यादा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द लस्ट्रस नॉन मेटल। यहाँ पे आपको लस्ट्रस नॉन मेटल के बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, फॉस्फोरस, कार्बन, आयोडीन, ये आई है, आयोडीन और सल्फर। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं इससे कि यहाँ पे हम मेटल और नॉन मेटल देख लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस हैं वो क्या है, मतलब सॉरी
जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल दिए हुए हैं। अब आप देखिए, जब मैं आपको केवीएस का प्रिपरेशन करवाई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी मतलब वहां पे हमने क्या चैप्टर किया था, मेटल और नॉन मेटल। तो वहां पे हमने आपको क्या बताया था, जो नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन उसमें से मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि उसमें लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस क्या होते हैं, यानी जिसमें चमक होती है। तो चमक किसमें होती है, वो होता है हमारा आयोडीन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज याद करना, अगर आप जैसे ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप सोचेंगे केवल हम 9 10th कर लें हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नहीं होगा। अब जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई भी आप टीजीटी एग्जाम उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन जो है वो केवल 9 10 से नहीं बनते हैं, वो कहीं ना कहीं 11 12 तक जाते हैं, वहां से क्वेश्चन को टच करते हैं। ऐसा नहीं है सिलेबस के बाहर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको आप 9 10 से तो पूरा करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे 11 10th में भी जाके उसको आप करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, तो वो आपको 9th में भी पढ़ने को मिलेगा, 11th में भी है। तो आपको क्या करना है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को 9 से तो पढ़ना ही है, लेकिन एक बार 11th वाला जो भी एनसीईआरटी है उसकी रीडिंग आपको करनी है कि कुछ ऐसे पॉइंट जो वहां पे दिए हों और 9th में ना दिए हों उसको भी आपको जानना चाहिए। तो आप जो है, इसको मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि आप केवल 9 10th कर लो हो जाएगा, नहीं होगा। वो तो उन पे डिपेंड करता है कि वो 9 10 से ज्यादा क्वेश्चन देंगे या फिर 11 12 थे। लेकिन आप जो है अपने तरफ से तैयार रहिए, 11 12 भी करके जाइए। मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी हुआ है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, उसको आप सबसे पहले कवर कर लीजिए। तो देखिए, आप 9 10th का जैसे अगर आप ईएमआरएस के लिए करना चाहते हैं तो आप केवीएस वाला भी वीडियो सारे देख सकते हैं। जितने भी हमने जितने भी हमने वहां पे आपको प्रैक्टिस सेशन करवाए हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने किया है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसको आप मिस मत करना, उसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। और हाँ, याद रखना, जैसे हमने आपको केवीएस का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करवाया उसको देख लीजिए। हमने आपको DSSB का जो है 2 यहाँ पे प्रीवियस ईयर अभी तक करवाया है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर से ज़्यादा वहाँ पे रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको आप देख लेना, हम आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस जो है उसको अपलोड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द लस्ट्रस नॉन मेटल। तो हमने आपको क्या बताया, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी उनमें कोई भी चमक नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसमें यहाँ पे क्या होता है, चमक होता है, और वो है हमारा आयोडीन। तो देखिए, एक बार इसको आप देख लीजिए। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मटेरियल्स दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शाइनी, हार्ड, फ्यूजिबल, मैलिएबल, डक्टाइल। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ भी हमने आपको एक्सेप्शन बताया था, नाक यानी Na यानी सोडियम, K फॉर पोटेशियम, ये दोनों क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी इनको अगर हम नाइफ से कट करें तो ये कट हो जाएंगे। तो जो एक्सेप्शन होते हैं उसको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। अब आप सोचेंगे इतना भारी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है, तो हमने आपको क्या बताया, हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मान लीजिए अभी आपको नॉन लस्ट्रस नॉन मेटल पूछा है, लेकिन वो आपसे जो है मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से देखिए। तो देखिए, मैलिएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। जो मैलिएबल होता है, यानी जैसे ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसको हम पीट के एक चद्दर के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी उसको बहुत ही थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकें, वो होता है हमारा मैलिएबिलिटी। यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो मैलिएबल है। और डक्टाइल क्या होता है, जिसको हम खींच के एक बहुत पतला सा तार बना सकें, यानी अगर हम उसको खींच के एक तार बना सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा डक्टाइल। लेकिन अगर हम उसको पीट के एक पतले थिन शीट के रूप में कवर कर सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा मैलिएबल। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखना कि मैलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है। देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, गैलियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स। अगर आप जो है यहाँ पे कुछ मेटल्स जो होते हैं उनको याद रखना अच्छे से। देखिए, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे अर्थ मेटल्स और अर्थ क्रस्ट मेटल, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आप इसको एक सेकेंड, तो आप जो है याद रखना, जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में क्या क्या आता है, ली, ना, क, रब, श, फर,
ये हमारे क्या होते हैं, एल्कली मेटल। और एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक सेकेंड, बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े। तो यहाँ पे इसको याद रखना आप, ये दोनों आपको एकदम 100% याद होने चाहिए। ली ना करब सफर, जैसे आप देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल होता है हमारा, वहां पे क्या होता है एकदम लेफ्ट साइड में हा ली ना करब सफर, तो आप हाइड्रोजन को छोड़ देना, उसके अलावा ली ना करब सफर। ये हमारे क्या होते हैं, एल्कली मेटल। और एल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं, बेटा मांगे कार सर बाप रगड़े, तो ये होता है हमारा एल्कली अर्थ मेटल। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कभी बाई चांस पूछ लेता है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो इस तरह से भी आप जो है इसको क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉन मेटल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नॉन लस्टर्स, कौन सा मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर्स है। तो देखिए, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस, लस्टर्स मटेरियल हैव अ साइन ऑन देम। ये सब छोड़िए अभी। नॉन मेटल्स आर नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइन, डायमंड एंड आयोडीन और द टू एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, ये एक्सेप्शन होते हैं, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो कि लस्टर्स होते हैं, यानी वो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में क्या क्या है, एक है हमारा डायमंड, एक है हमारा आयोडीन। क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन कैसा होता है, वो लस्टर्स नहीं होता, नॉन लस्टर्स होता है। तो इसको जो है आप याद रखना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एमंग द फॉलोइंग आर। यहाँ पे आपको कार्बन के एलोट्रॉप्स बताने हैं, यानी अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जो कि कई सारे फेजेज में जो है एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स। तो देखिए कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, डायमंड होता है, फुलेरीन्स होता है, ग्रेफाइट होता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन हैलाइड जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं होता है, तो इसको आप याद रखना। ये भी हमने आपको केबीएस के दौरान मतलब उसके प्रिपरेशन के दौरान बताया हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो वहाँ पे हमने आपको ये डायमंड, फुलरीन, ग्रेफाइट, इनके बारे में इनका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल से दिया हुआ है। तो उन सारे वीडियो को आप देखिएगा और वहाँ से भी इन सब कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, डायमंड, फुलेरीन, ग्रेफाइट। कार्बन हैलाइड जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी डी, क्या हो जाएगा, बी सी डी ओनली। यहाँ पे ए नहीं होगा, केवल बी डी नहीं होगा, ए बी सी डी तो सारे नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप एक बात और याद रखना, जब भी एग्जाम दे रहे हो, कहाँ पे आपसे नॉट पूछा गया है, कहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, इन सारे टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे वो सीधे नहीं पूछेंगे कि इसमें से कौन सा है, ऐसे पूछेंगे कि कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस तरह से, या फिर बोलेंगे कि कौन सा नॉन करेक्ट है, नॉन करेक्ट यानी इनकरेक्ट, लेकिन वो सीधे नहीं लिखेंगे इनकरेक्ट, बोलेंगे बताओ कौन सा नॉन करेक्ट है। हमको तो नॉट तो दिखेगा नहीं, हमको करेक्ट दिख जाएगा और हम क्या करते हैं, करेक्ट पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलतियां भी मत करना आप। तो यहाँ पे क्या है, नॉन एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो चलिए हम सबसे पहले आपको डिफरेंस दिखाते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या होते हैं, तो उसके बाद आप जो है यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होते हैं वो क्या क्या होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स, बाई प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो एनिमल या फिर प्लांट बेस्ड, इंटरमीडिएट्स, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या फिर रिएजेंट, लिगेंड्स या फिर कैटलिस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो देखिए आपसे मतलब वहाँ पे अभी ऑप्शन में कुछ और दिया है, जो ऑप्शन है वो बाई प्रोडक्ट है, तो आप याद रखना बाई प्रोडक्ट तो है, लेकिन किसका, एनिमल या फिर प्लांट का। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट या फिर रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट या फिर स्टार्टिंग मटेरियल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो इसको आप जो है याद कर लेना। इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे रिएजेंट, लिगेंड्स, कैटलिस्ट ये सारे के सारे हो जाएंगे। और हैवी मेटल्स और अदर रेजिडुअल मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट जितने भी होते हैं वो,
और यहाँ पे फिल्टर एसिड, चारकोल, अदर मटेरियल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो इसको जो है आप याद रखना। अगर आपसे ये रिएजेंट, लिगेंड्स, कैटालिस्ट ये सब पूछें तो आप जो है इसको मोस्टली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कौन सा नहीं है, तो जो ह्यूमन, ये फार्सेस नहीं फीसेस है, ह्यूमन फीसेस जिसको हम बोलते हैं फीकल मैटर यानी ह्यूमन बाई प्रोडक्ट, तो ये जो है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो जाएगा। और यहाँ पे एनिमल वेस्ट, चाहे ह्यूमन भी क्या है, एनिमल है, तो चाहे ह्यूमन वेस्ट हो या फिर एनिमल वेस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पे ई रहेगा। एनिमल वेस्ट, ह्यूमन फीसेस, ऑयल, ये सब क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे जो नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। तो इसको आप जो है याद रखना। नेक्स्ट क्या है, द प्राइमरी ओर ऑफ मरकरी मेटल इज, यहाँ पे आपसे मरकरी मेटल का ओर पूछा गया है, यानी अयस्क क्या होता है। तो देखिए रॉक सॉल्ट, सिनेबार, कैलामाइन, हेमेटाइट, यहां से आपको मरकरी का क्या बताना है, प्राइमरी ओर। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बहुत सारे अभी और बता देते हैं, तो उन सबको आप जो है नोट कर लेना और याद कर लेना। तो देखिए ये वो लिस्ट है, यहाँ पे और का लिस्ट है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको जो है वहां से गैलरी में सेव कर लेना। तो देखिए क्या है, सबसे पहले सिल्वर, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मरकरी। तो सबसे पहले देखिए जो सिल्वर होता है इसका और क्या होता है, अर्जेंटाइट। क्या होता है, अर्जेंटाइट, और इसी को हम बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं, गैलेना। तो इनको आपको याद करना है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि और से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सिल्वर क्या है, इसका और क्या है, अर्जेंटाइट, और इसका कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो आप क्या याद रखेंगे, Ag2S। सिल्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ag2S, Ag2S। अगर कॉपर की ओर की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेलाचाइट, एजुराइट, चैल्कोपाइराइट। क्या हो जाएगा, मेलाचाइट, एजुराइट, चैल्कोपाइराइट, और इसका फॉर्मूला जो है पूछ सकते हैं, तो इसको आप याद करना। अब आप सोचेंगे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद करें, तो लिख लिख के याद करना, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मान लीजिए एक दिन आप कॉपर का याद कर लीजिए, एक दिन मरकरी का, इस तरह से जो है याद कर लेना। तो सिल्वर का क्या हो गया, Ag2S, जिसको हम गैलेना बोलते हैं। आपसे सिंपली भी पूछ सकते हैं कि बताइए गैलेना का कौन सा यहाँ से फॉर्मूला है, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा। तो कॉपर क्या होता है, मेलाचाइट, एजुराइट, चैल्कोपाइराइट। जो चैल्कोपाइराइट है CuFeS2, जो एजुराइट है Cu3, CO का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। और यहाँ पे देखिए मेलेचाइट क्या है, Cu2, CO3, OH का होल ट्वाइस। तो इस तरह से, मतलब सब में Cu है, CO है, OH है, Cu है, CO है, OH है, यहाँ भी Cu है, Fe है, S है। तो इसको आप इस तरह से, मतलब एक इमेजिनेशन के साथ में इसको लर्न कर लेना। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होल ट्वाइस नहीं लगा है, यहाँ पे केवल होल ट्वाइस नहीं लगा है, बाकी दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। और चैल्कोपाइराइट क्या है, CuFeS2। अब देखिए यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी का और क्या है, सिनेबार। क्या है, सिनेबार, और इसका फॉर्मूला क्या है, Hgs। क्या है, Hgs। तो आप फॉर्मूला भी इसको याद रखना। और मरकरी का जो और है वो क्या है, सिनेबार। क्या है, सिनेबार। आप देखेंगे 9th में या 10th क्लास में इंग्लिश में एक पोएम होता है। क्या होता है, एक पोएम होता है जिसका नाम होता है मर्सी। क्या होता है, मर्सी। मर्सी मीन्स क्या होता है, दया। तो इस तरह से आप इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, मर्सी। सॉरी फ्रेंड, क्या है, मर्सी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, मर्सी, यानी मर्सी। मरकरी का और क्या हो जाएगा, सिनेबार, मर्सी। इस तरह से याद कर लेना। अब देखिए जो आयरन का यहाँ पे और होता है वो क्या होता है, हेमेटाइट। क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट। क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट। तो ये हो गया हमारा आयरन का और यहाँ पे इसके और का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3, मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4, और पाइराइट क्या होता है, FeS2। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इसको याद रखना, यहाँ पे हेमेटाइट में Fe2O3 है, मैग्नेटाइट में Fe3O4 है। क्या है, Fe3O4 है। तो इस तरह से इसको आप याद रखना। अब देखिए टिन की बात करें तो इसका और क्या होता है, कैसिटेराइट। क्या होता है, कैसिटेराइट। जो टिन होता है इसका और क्या होता है, कैसिटेराइट, यानी SnO2। टिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn। अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। देखो आपको यहाँ पे ये लास्ट में दिख नहीं रहा होगा, तो हम आपको बता देते हैं। जो लेड होता है, लेड यानी Pb, लेड जो होता है
इसका जो और होता है वो होता है गैलेना। क्या होता है? गैलेना। लेड का जो और होता है वो होता है गैलेना, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbS। क्या होता है? PbS। तो इसको भी आप याद रख लेना। तो ये जो है ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको पढ़ लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 7th नंबर का खूब अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने आपको क्या बताया, जो इसको कैसे याद रखेंगे, मर्सी। तो क्या हो जाएगा, मरकरी का जो और होता है वो क्या हो जाएगा, सीने बार। जो लेड का होता है वो क्या हो जाता है, गैलेना। क्या होता है? गैलेना। तो इसको भी याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है, PbS। इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये जो है सेमीकंडक्टर का है, ये फिजिक्स में कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। यहाँ पे आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बताना है। नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6 या फिर नायलॉन 6 या फिर ब्यूना S। तो इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलीमर्स। यानी बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से नष्ट हो जाए, यानी वो खत्म हो जाए। जैसे हम देखते हैं पॉलीथीन भी क्या होता है, एक तरह का पॉलीमर होता है, लेकिन वो सालों साल तक मिट्टी के नीचे दबा रहे फिर भी वो ऐसे का ऐसा ही बना रहता है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे बायोडिग्रेडेबल पूछा है, यानी जो इजीली यहाँ पे खत्म हो सके। तो ऐसा कौन सा पॉलीमर है, तो देखिए, दीज पॉलीमर्स डीकम्पोजेज इजिली एंड गिव नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स लाइक वाटर, गैसेस, बायोमास एज द फाइनल प्रोडक्ट। यानी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। दे कैन गेट डीकम्पोज्ड इवन इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। यानी ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, नायलॉन 2, नायलॉन 6, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो ये तीनों आप लिखना वहां पे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और ये तीनों नाम लिख लेना, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, नायलॉन 2, नायलॉन 6 और पॉलीलैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नायलॉन 2, नायलॉन 6। इसको आप जो है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सैटेलाइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस लूजेज इट्स हीट बाय मींस ऑफ। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक उपग्रह किसके माध्यम से अपनी गर्मी खो देता है। यानी जैसे मान लीजिए सूर्य जो है, सन, वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन उसकी लाइट हम तक आती है, तो कैसे, किस माध्यम से, तो वो हमको मीन्स बताना है, वो माध्यम बताना है। तो क्या है यहाँ पे, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन या रेडिएशन है, या फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। तो ये हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, रेडिएशन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडक्शन, अब देखिए यहाँ पे एक है हमारा कंडक्शन, एक है रेडिएशन, एक है कन्वेक्शन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से, अगर मान लीजिए जैसे सन ही हो गया, उसकी लाइट हम तक आ रही है, तो कौन सा मीन है, कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू वो हम तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो कंडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ पार्टिकल। यानी यहाँ पे कोई भी जैसे लाइट हम तक नहीं आएगी जब तक, मतलब कंडक्शन में एक ऐसा प्रोसेस है कि जब तक हम डायरेक्टली वहां पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो वो प्रोसेस हमको फील नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड या फिर गैसेस में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कुकर चढ़ाते हैं गैस पे, तो उसका हैंडल जब हम पकड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो होता है हमारा कंडक्शन। और जब हम बात करें कन्वेक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय बल्क। यानी यहाँ पे बल्क में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ मैटर यानी फ्लूइड, करंट या फिर वाइंड वाटर हो गया, या हॉट एयर बलून हो गया, ये सब हमारे कन्वेक्शन में आता है। लेकिन जब हम बात करें रेडिएशन की, जैसे अगर सनलाइट हम तक पहुंच रही है, तो यहाँ पे कोई भी मीडियम इन्वॉल्व नहीं है। यानी रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी मीडियम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय वेव्स। यानी यहाँ पे वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओनली रेडिएंट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बिकम्स थर्मल एनर्जी। यहाँ पे लाइट बल्ब, फायरप्लेस, ये सब क्या होते हैं, रेडिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था,
कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से 36 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस कोई भी यहाँ पे क्या है सैटेलाइट है जिसकी एनर्जी लूज हो रही है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडिएशन, क्या हो जाएगा रेडिएशन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं 35 मिनट हो चुके हैं और हमने अभी तक डिस्कस किया है 10 क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और 128 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका रिस्पॉन्स देखना चाहूंगी, आपका फीडबैक लेना चाहूंगी कि आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चंस पसंद है या नहीं, मतलब आपको ये तरीका पसंद है या नहीं, आपको ये हेल्पफुल है या नहीं ये वीडियो। तो ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।